हम स्टार्ट करेंगे पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। डिजीज़ देखें तो ये वायरस क्रॉप करवाता है अक्यूट लेरेंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। क्रूप ट्रैकिया और लेरिंग्स वगैरह का इन्फेक्शन होता है जिसमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं और इन्फ्लामेशन होती है। तो ये क्रूप करवाता है पैरा इन्फ्लुएंजा, लेरिंजोट्रैकियो ब्रोंकाइटिस। लेरिंजाइटिस होती है, ब्रोंकियोलाइटिस होती है और नमूनिया होती है बच्चों में और रिजेंबल करती है किसी कॉमन कोल्ड को इन एडल्ट्स। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज इसमें यह है कि इसका जो जीनोम आरएनए और न्यूक्लियोकैप्सिड वो टिपिकल पैरामेक्सोवायरस की तरह होता है। सरफेस स्पाइक्स में हीमोग्लूटिनिन होती है, न्यूरामिनिडेज और फ्यूजन प्रोटीन तीनों हैं। फ्यूजन प्रोटीन फॉर्मेशन कराएंगे मल्टीन्यूक्लियड जाइंट सेल की। हीमोग्लूटिन और एन प्रोटीन जो है सेम स्पाइक प्रोटीन पे होती हैं और एफ प्रोटीन सेपरेट स्पाइक पे होते हैं। दोनों ह्यूमन और एनिमल्स भी इसमें इन्फेक्ट होते हैं पैरा इन्फ्लुएंजा से, लेकिन एनिमल स्ट्रेन ह्यूमन्स को इफेक्ट नहीं करेगा। 4 तरह के होते हैं जो डिस्टिंग्विश किए जाते हैं एंटीजेनिसिटी पे, साइटोपैथिक इफेक्ट के हिसाब से, पैथोजेनिसिटी, एंटीबॉडी टू आइदर एच या एफ प्रोटीन न्यूट्रलाइज करेगी इन्फेक्टिविटी को। रेप्लिकेशन मीजल्स की तरह सेम है। ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी वही रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हो रहा है और ये डिजीज़ करा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, स्पेशली सर्दियों में। पैथोजेनेसिस इम्यूनिटी देखिए तो वायरस अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन करा, लेकिन वायरीमिया नहीं हो रही। लार्ज पॉपुलेशन जो है प्रोपोर्शन इन्फेक्शन का सब क्लिनिकल होता है। पैरा इन्फ्लुएंजा 1 और 2 जो है मेजर कॉज है ग्रुप के 1 और 2। जो 3 वाला है वो कॉमन पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस है, वो भी बच्चों में आइसोलेट हुआ है विथ लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इन यूएस। पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस 4 अब जो है ना वो रेयरली कॉज कराएगा डिजीज़ सिवाय के कॉमन कोल्ड करवाए। क्लिनिकल फाइंडिंग हमें बेस्ट जो मिलती हैं मेन कॉज ऑफ ग्रुप में चिल्ड्रन में यंगर देन 5 years ऑफ द एज में मिलती हैं। ग्रुप कैरेक्टराइज होता है, एक हार्श कफ होती है, होर्सनेस होती है। इन एडिशन ग्रुप के ये वायरस जो है वेराइटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज़ भी कराता है, जैसे कॉमन कोल्ड, फेरेंजाइटिस, लेरेंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया, ब्रोंकाइटिस और नमूनिया। लैब में हम इसको ऐसे डायग्नोस करते हैं कि क्लिनिकली इन्फेक्शन जो है मोस्ट इन्फेक्शन डायग्नोस होता है। डायग्नोसिस की जाती है या तो आइसोलेटिंग द वायरस इन द सेल कल्चर, या फिर हम ऑब्जर्व करेंगे 4-fold या ग्रेटर राइज इन द एंटीबॉडी टाइटर पे। पीसीआर भी हम कर सकते हैं, सेल कल्चर, पीसीआर और एंटीबॉडी का टाइटर। उसके बाद इसके ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ना तो इसकी एंटीवायरल थेरेपी है ना ही कोई इसकी वैक्सीन है। नेक्स्ट हमारा वायरस है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है उसको डिजीज़ जो कॉज कराता है वो इम्पोर्टेंट कॉज है कॉमन कोल्ड का, प्रोबेबली जो सेकंड है ओनली टू द राइनो वायरस इन फ्रीक्वेंसी। कोरोना वायरस जो है इसमें 2002 में यानी कि जब मैं पैदा हुई थी अ न्यू डिजीज़ एन एटिपिकल नमूनिया जिसको अक्यूट सिवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम सार्स कहा गया इमर्ज हुआ। 2012 में फिर दोबारा सिवियर नमूनिया जिसको मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहा गया वो इमर्ज हुआ। इसमें हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये मिलती है कि कोरोना वायरस एक नॉन सेगमेंटेड है, सिंगल स्ट्रैंड का है और पॉजिटिव पोलैरिटी का आरएनए है। देखिए पॉजिटिव है, जीनोम है। इसको इन्वेलड वायरस है, इसका हेलिकल न्यूक्लियोकैप्सिड होता है, इसमें वायरन पॉलीमरेज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें प्रोमिनेंट क्लब शेप के स्पाइक्स नज़र आते हैं इन द फॉर्म ऑफ करोना यानी कि हैलो देखा जाता है। ये इसके 2 सीरोटाइप्स हैं जिसको 229E कहा गया है एंड OC43। जीनोम सीक्वेंस जो है कोरोना वायरस का जो कि सार्स करवाता है सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वो है कोव सार्स आउटब्रेक, डिफरेंट है फ्रॉम दैट एग्जिस्टिंग इन द ह्यूमन स्ट्रेन। जीनोम सीक्वेंस डिफरेंट आइसोलेट्स का कोव सार का सिमिलर है, तो एंटीजेनिसिटी वायरस की जो है ना वो स्टेबल है क्वाइट। रिसेप्टर सार्स कोरोना वायरस का ऑन द सरफेस ऑफ द सेल इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2। ये इसका रिसेप्टर होता है सार्स के लिए सेल्स पे हमारी बॉडी में। समरी इसकी रेप्लिकेटिव साइकिल ये है कि वायरस एब्जॉर्ब होगा सेल पे अपने स्पाइक्स की मदद से हीमोग्लूटिनिन, जिसके बाद ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा, वहाँ पे अनकोड होगा। पॉजिटिव स्ट्रैंड जो जीनोम है वो ट्रांसलेट होगा 2 लार्ज पॉलीपेप्टाइड में जो कि सेल्फ क्लीव होंगी बाय द वायरस इनकोडेड प्रोटीएज। 2 ये पेप्टाइड्स जो है एग्रीगेट करके आरएनए पॉलीमरेज बनाएंगी जो रेप्लिकेट करेगा जीनोम को। इन एडिशन मैसेंजर आरएनए भी बनेंगी जो कि ट्रांसलेट होंगी स्ट्रक्चरल प्रोटीन में, वायरस असेंबल होगा और ऑब्टेन करेगा अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, ना कि फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और रेप्लिकेशन इसकी साइटोप्लाज्म में होती है। ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी है कि कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी एरोसोल से ट्रांसमिट होता है। इन्फेक्शन इसका सारी दुनिया में होता है और अकर अर्ली इन द लाइफ एज एविडेंस बाय फाइंडिंग एंटीबॉडी इन मोर कॉमन देन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन। आउटब्रेक इसकी ज़्यादातर सर्दियों में 2 से 3 साल साइकिल में होता है।
सार्स ओरिजिनेट हुआ चाइना में नवंबर 2002 में और स्प्रेड हुआ रैपिडली अदर कंट्रीज़ में. As of this writing, there has been 83,000 cases and 785 death. A fatality rate approximately 9%. ह्यूमन टू ह्यूमन इसकी ट्रांसमिशन होती है और कुछ पेशेंट सार्स के जो है वो थॉट टू बी सुपर स्प्रेडर्स. अर्ली आउटब्रेक में मैनी हॉस्पिटल पर्सनल भी अफेक्ट होते हैं, लेकिन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल करता है प्रोसीजर को. कंट्रोल प्रोसीजर हैव ग्रेटली रिड्यूस द स्प्रेड विद इन द हॉस्पिटल. There are many animal coronavirus and they are suspected of being source of CoV SARS. Horseshoe bat appear to be the natural reservoir, with the civet cat serving as an intermediate host. CoV SARS का ये हॉर्स शू शेप्ड बैट जो है इसका नेचुरल रेजरवायर होता है, ये आलू चमड़ा. और ये जो सिवेट कैट होती है ये इसका इंटरमीडिएट होस्ट होती है. 2012 से 13 में न्यू ह्यूमन कोरोना वायरस कॉज करवाया आउटब्रेक सीरीज किस्म का, जो फैटल नमूनिया हुई सऊदी अरेबिया में और दूसरी कंट्रीज़ में. ये डिजीज़ मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कहलाई, मर्स कह गया इसको, सार्स जिसको मर्स, और वायरस को मर्स कोरोना वायरस कहा गया. क्लोजेस्ट रिलेटिव इसका बैट कोरोना वायरस और बैट जो है वो रिजर्वॉयर है इसके. पर्सन टू पर्सन इसकी ट्रांसमिशन कम है. अनदर नेम वायरस का है ह्यूमन कोरोना वायरस EMC. पैथोजेनेसिस और इसकी इम्यूनिटी देखें तो कोरोना वायरस जो है ना टिपिकली लिमिटेड होता है सिर्फ म्यूकोजल सेल्स रेस्पिरेटरी ट्रैक के. 50% जो इन्फेक्शन है वो एसिम्प्टोमेटिक रहता है और अनक्लियर है व्हाट रोल दे प्ले इन द स्प्रेड ऑफ द इन्फेक्शन. इम्यूनिटी जो है फॉलोइंग द इन्फेक्शन अपीयर होती है टू बी ब्रीफ एंड री इन्फेक्शन हो सकता है. नमूनिया जो कि सॉर्स से होती है कोरोना वायरस से, उसमें डिफ्यूज़ एडिमा होती है जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है, डिफ्यूज़ एडिमा की वजह से. उसके अलावा जो है बाइंडिंग वायरस की हमारे बॉडी में जो होते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 के जो रिसेप्टर हैं उनके साथ जब वायरस बाइंड करता है ऑन द सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक एपिथेलियम, तो डिसरेगुलेशन होती है फ्लूइड बैलेंस की, जो कॉज कराता है एडिमा इन द एल्वियोलर स्पेस. मर्स कोव बाइंड करता है CD26 पे ऑन द रेस्पिरेटरी म्यूकोजा, नॉट टू द ACE2 पे. मर्स वाला जो है ना वो CD26 पे बाइंड करेगा, जबकि सार्स वाला है वो ACE2 पे रिसेप्टर्स पे. क्लिनिकल फाइंडिंग हमें कॉमन कोल्ड की तरह के मिलेंगे कोरोना वायरस में, जिसमें जो है कोरिजिया होगा, यानी कि इसमें रनी नोज़ होगा, राइनोरिया होगा. इसके अलावा इसमें स्क्रैची सोर थ्रोट होता है कोरोना वायरस में. लो ग्रेड का फीवर होता है. ये इलनेस टिपिकली लास्ट सेवरल डेज़ के लिए करती है और इसका नो लॉन्ग टर्म सीक्वल होता है. कोरोना वायरस ब्रोंकाइटिस कॉज कराता है. सार्स जो है ना वो एटिपिकल नमूनिया करवाता है. चीफली फीवर होता है इसमें 38 डिग्री सेल्सियस का. नॉन प्रोडक्टिव कफ होती है. इसके अलावा डिस्निया भी होता है और हाइपोक्सिया भी होता है कोरोना में, सार्स वाले कोरोना में, लेकिन नॉन प्रोडक्टिव कफ. चिल्स और राइगर्स और मलेज और हेडेक कॉमनली होते हैं और सोर थ्रोट लेकिन जो है और राइनोरिया वो अनकॉमन होते हैं. चेस्ट एक्सरे में हमें इंटरस्टिशियल ग्राउंड ग्लास इन्फिल्ट्रेट मिलेंगे जो कि कैविटेट नहीं होते. ल्यूकोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपीनिया भी देखी गई है. इंक्यूबेशन पीरियड सार्स का 2 से 10 दिनों तक होता है और मीन जो है 5 दिन होता है. क्लिनिकल फाइंडिंग मर्स की भी सार्स की तरह ही है. अब लैब में ये डायग्नोसिस तरह होता है कि कॉमन कोल्ड की डायग्नोसिस क्लिनिकल वन होती है. सार्स या मर्स सस्पेक्टेड है तो एंटीबॉडी बेस्ड हम करते हैं, PCR टेस्ट होता है. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ये है कि कोई एंटीवायरल थेरेपी या वैक्सीन नहीं है. कॉम्बिनेशन हम रीबा वायरन का और स्टीरॉइड्स का ट्राई किया गया है ट्रीटमेंट फॉर द लाइफ थ्रेटनिंग केसेस सार्स की, लेकिन इसकी भी एफिकेसी अनसर्टेन है. नेक्स्ट हमारा वायरस है टोगा वायरस. टोगा वायरस रुबेला वायरस इसमें आ जाता है. इसमें जो डिजीज़ होती है रुबेला करवाता है, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम है और दूसरा रुबेला वायरस रुबेला कॉज कराता है. ये 2 डिजीज़. कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम में कंजेनाइटल मेल फॉर्मेशंस होती हैं. इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ये है कि रुबेला एक मेंबर है टोगा वायरस फैमिली का. ये 8 पीस ऑफ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA से बनता है. आइकोसाहेड्रल इसका न्यूक्लियोकैप्सूल होता है. इसमें लाइपोप्रोटीन का एनवेलप भी होता है. हाउएवर अनलाइक द पैरामिक्सो वायरस जैसे कि मीजल हो गए, मम्प्स हो गए, इसको पॉजिटिव स्ट्रैंड का RNA होता है और इसीलिए इसमें वायरन पॉलीमरेज जो है वो नहीं होगा. इसके सरफेस स्पाइक्स में हीमाग्लूटिनिन होगा. वायरस को सिंगल एंटीजेनिक टाइप है. एंटीबॉडीज हीमाग्लूटिनिन के खिलाफ न्यूट्रलाइज कर देगी इसकी इन्फेक्टिविटी को और ह्यूमंस इसके नेचुरल होस्ट है. समरी ऑफ द रेप्लिकेटिव साइकिल देखें तो क्योंकि नॉलेज रुबेला वायरस रेप्लिकेशन की इनकम्प्लीट है, फॉलोइंग साइकिल इज़ बेस्ड ऑन द रेप्लिकेशन ऑफ अदर टोगा वायरस.
पेनिट्रेशन के बाद सेल के अंदर अनकोटिंग होती है, प्लस स्ट्रैंड आरएनए जीनोम ट्रांसलेट होता है सेवरल नॉन स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रक्चरल दोनों प्रोटीन्स में। डिफरेंस नोट करें कि टोगा वायरस का और पोलियो वायरस का, जिनको प्लस स्ट्रैंड आरएनए जीनोम होता है लेकिन ट्रांसलेट होता है आरएनए में इनटू अपने आरएनए को ट्रांसलेट करता है इनटू अ सिंगल लार्ज पोली प्रोटीन में, जो कि सब्सिक्वेंटली क्लीव होती है। एक नॉन स्ट्रक्चरल रूबेला प्रोटीन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज है जो रेप्लिकेट करती है पहले जीनोम को बाय मेकिंग अ माइनस स्ट्रैंड का टेम्पलेट बनाएगी, ऐसे माइनस स्ट्रैंड का टेम्पलेट बनाएगी और फिर प्लस स्ट्रैंड का प्रोजेनी बनाएगी। दोनों रेप्लिकेशन और असेंबली साइटोप्लाज्म में ही हो रही होती हैं और इन्वेलप एक्वायर होता है आउटर मेम्ब्रेन से, जैसे ही वायरस एग्जिट करेगा सेल को। ट्रांसमिशन और उसकी एपिडेमियोलॉजी यूँ है कि वायरस रेस्पिरेटरी से ही ट्रांसमिट होता है, मदर से फीटस में, और ये हमेशा ट्रांसप्लेसेंटली होता है। ये डिजीज़ सारी दुनिया में होती है, वहाँ पे जहाँ पे वैक्सीन नहीं यूज़ होती तो एपिडेमिक्स हर 6 से 9 सालों बाद होता है। 2005 में CDC ने डिक्लेयर किया रूबेला को एलिमिनेट हो गया है फ्रॉम द US। अ फ्यू केसेस जो हुए US में वो एक्वायर हुए आउटसाइड और इम्पोर्ट हुए इनटू दिस कंट्री। एलिमिनेशन पॉसिबल की गई बाय द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द वैक्सीन। एज अ रिजल्ट साइटोमेगालोवायरस ज़्यादा कॉमन कॉज है कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन का US में देन द रूबेला, वो क्लियर हो चुका है। अब इसमें हम पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी देखें तो रूबेला से जो इनिशियल रेप्लिकेशन वायरस की हमारे नेज़ोफेरिंक्स में हो रही होती है और लोकल लिम्फ नोड्स में भी रेप्लिकेशन हो रही होती है। वहाँ से ये ब्लड में चला जाता है टू द इंटरनल ऑर्गन्स में और स्किन में जाता है। ओरिजिन रैश का इसमें अनक्लियर है, लेकिन ये हो सकता है कि हम कह सकते हैं एंटीजन एंटीबॉडी मेडिएटेड वास्कुलाइटिस हुई हो। नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी होती है। सेकंड केसेस जो रूबेला का नहीं होता इस ठीक है। सिमिलर रैश हो सकती है किसी और वायरस से, जैसे कॉक्सैकी वायरस से और इको वायरस से, वैसी ही रैश हो सकती है जैसे कि रूबेला में, लेकिन दोबारा री इन्फेक्शन नहीं होता। एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करती हैं और बच्चे को न्यूबॉर्न को प्रोटेक्ट करती हैं। हमें रूबेला में क्लिनिकल फाइंडिंग यूँ मिलती है कि रूबेला एक माइल्ड किस्म की शॉर्टर डिजीज़ है देन द मीज़ल्स। 14 से 21 दिनों के इंक्यूबेशन पीरियड के बाद ब्रीफ प्रोड्रोमल पीरियड आता है जिसमें बुखार और मलेज होता है। उसके बाद मैक्युलोपेपुलर रैश होती है जो कि फेस पे पहले स्टार्ट होती है और फिर नीचे जाती है एक्सट्रीमिटीज़ पे। पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी, ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर लिम्फेडिनोपैथी। रैश 3 दिनों तक रहती है। रूबेला एडल्ट्स में होती है, स्पेशली वुमेंस में। पोलीआर्थराइटिस कॉज्ड बाय इम्यून कॉम्प्लेक्सेस ऑफन अकर, ये पोलीआर्थराइटिस हो जाती है इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की वजह से। ये फिगर देखें गौर से, इसमें रैश दिखाई गई है रूबेला से। नोट करें फाइन ऑलमोस्ट कॉन्फ्लुएंट मैक्युलोपेपुलर रैश। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम अब क्या है? सिग्निफिकेंस रूबेला वायरस की इज़ नॉट एज अ कॉज ऑफ माइल्ड चाइल्डहुड डिजीज़ लेकिन एज अ टेराटोजन। जब नॉन इम्यून प्रेग्नेंट वुमेन इन्फेक्ट होती है पहले ट्राइमेस्टर में, स्पेशली पहले मंथ में, तो सिग्निफिकेंट कंजेनाइटल मेल फॉर्मेशन हो सकती है एज ए रिजल्ट ऑफ मैटरनल वायरीमिया एंड फीटल इन्फेक्शन। इंक्रीज रेट एबनॉर्मलिटीज़ का अर्ली वीक ऑफ प्रेगनेंसी में एट्रीब्यूट हुआ है कि वेरी सेंसिटिव ऑर्गन डेवलपमेंट इसी टाइम में हो रही होती है। मेल फॉर्मेशन वाइड स्प्रेड होती है और ज़्यादातर दिल को अफेक्ट करती हैं। पैटर्न डक्टस आर्टीरियोसिस हो जाता है, आंखों को भी अफेक्ट करती हैं जिसकी वजह से कैटरेक्ट्स होते हैं, और ब्रेन को भी करती हैं जिसमें डेफनेस और मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। इन एडिशन कुछ जो बच्चे हैं वो इन्फेक्ट होते हैं और इन यूट्रो और कंटिन्यू कर रहे होते हैं टू एक्सक्रीट द रूबेला आफ्टर मंथ आफ्टर द बर्थ, जो सिग्निफिकेंट है पब्लिक हेल्थ हैज़र्ड के लिए, क्योंकि वायरस ट्रांसमिट हो सकता है प्रेग्नेंट वुमेन में। कुछ कंजेनाइटल शेडर्स एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं एंड विदाउट मेल फॉर्मेशन, हैंड्स डायग्नोज होते हैं अगर सिर्फ वायरस आइसोलेट हो। कंजेनाइटल इन्फेक्टेड जो इन्फेंट होते हैं उनको सिग्निफिकेंट IgM और परसिस्टेंट IgG टाइटर होता है लॉन्ग आफ्टर द मैटरनल एंटीबॉडी हैज़ डिसअपियर्ड। लैब में ये कैसे डायग्नोज होता है? रूबेला वायरस ना सेल कल्चर में भी हम ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये लिटल साइटोपैथिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसीलिए ये यूजुअली आइडेंटिफाई होता है बाय इट्स एबिलिटी टू इंटरफियर विद द इको वायरस। अगर रूबेला वायरस प्रेजेंट होगा पेशेंट के स्पेसिमेन में और ग्रो करेगा इन द सेल कल्चर, तो कोई भी साइटोपैथिक इफेक्ट नहीं होगा अपीयर व्हेन द कल्चर इज सुपर इन्फेक्टेड विद द इको वायरस, क्योंकि इंटरफेयर करता है इको वायरस से साइटोपैथिक इफेक्ट में। डायग्नोसिस की जाती है, हम ऑब्जर्व करते हैं 4 फोल्ड या राइज एंटीबॉडी इन टाइटर का अक्यूट फेज़ में और कन्वेलेसेंट फेज़ में, सीरा में इन द हीमोग्लूटिनिन
इनहिबिशन टेस्ट या एलिसा में बाय ऑब्जर्विंग द प्रेजेंस ऑफ IgM एंटीबॉडी इन द सिंगल एक्यूट फेज सीरम। PCR भी हम इस पर कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेंस जो होती हैं वो एक्सपोज होते हैं रूबेला वायरस को। द प्रेजेंस ऑफ द IgM एंटीबॉडी इंडिकेट करती है कि उनको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, जबकि 1:8 या ग्रेटर टाइटर IgG एंटीबॉडी का जो है वो इंडिकेट करता है कि इम्यूनिटी हो चुकी है और कंसिक्वेंट प्रोटेक्शन हो रही है फीटस की। रिसेंट इन्फेक्शन अगर हुआ है एंड एमनियोसेंटेंसिस जो है वो रिवील कर सकती है कि वेदर रूबेला वायरस है एमनियोटिक फ्लूइड में, जो इंडिकेट करता है डेफिनेट फीटल इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट इसमें हम कोई भी एंटीवायरल थेरेपी नहीं है, इसमें हम प्रिवेंशन ही कर सकते हैं। लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन दी जाती है। इम्यूनाइजेशन वैक्सीन इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग होती है 10 सालों तक और कॉज कराती है फ्यू साइड इफ़ेक्ट सिवाय ट्रांजिएंट आर्थ्रेल्जियास कुछ वुमेन में करवा देती है। अगर ये सबकुटेनियस दी जाती है, असल में दी सबकुटेनियस जाती है बच्चों को 15 महीने की एज में, यूजुअली मीजल्स मम्स और वैक्सीन के साथ, और अनइम्यूनाइज्ड यंग एडल्ट वुमेंस में दी जाती है अगर वो प्रेग्नेंट ना हो, और ये कॉन्ट्रासेप्शन विल यूज़ कॉन्ट्रासेप्शन फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। एविडेंस नहीं है कि वैक्सीन वायरस कॉज करा है मेल फॉर्मेशन, क्योंकि लाइव वैक्सीन यूज़ की जा रही है, तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड और प्रेग्नेंट में ना दी जाए। वैक्सीन सिग्निफिकेंट रिडक्शन है इंसिडेंस रूबेला का भी और कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम की। ये रेस्पिरेटरी IgAs को इंड्यूस करवाता है असल में, देर बाय इंटरप्ट करता है स्प्रेड वायरुलेंस का बाय नेजल कैरेज। सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वो पेशेंट को दी जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को पहले ट्राइमेस्टर में, जो कि एक्सपोज हो चुकी है नॉन केस ऑफ रूबेला एंड फॉर होम टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी इज़ एन ऑप्शन। मेन प्रॉब्लम जो है विथ गिविंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स सीरम ग्लोबुलिन वो ये है कि इंस्टेंसेस इन विच it failed to prevent the fetal infection and that it may confuse the interpretation of the serologic test। अगर termination pregnancy की option है तो recommended है to attempt to determine whether the mother and the fetus have been infected as describing in the preceding laboratory diagnosis section। To protect the pregnant woman from exposure to the rubella virus, many hospital personnel require करते हैं their personal demonstrated immunity either by serologic testing or by proof of the immunization। नेक्स्ट है हमारे अदर टोगा वायरस। रूबेला के बाद सेवरल अदर मेडिकली इंपॉर्टेंट टोगा वायरस इस चैप्टर में डिस्क्राइब हुए हैं ऑन चैप्टर 42 आर्बो वायरसेस में। यहाँ पे दूसरा देखें राब्डो वायरस, ये क्लास में इसमें आ जाते हैं हमारे रेबीज़ वायरस। ये वायरस रेबीज़ करवाता है जो कि एक इंसेफेलाइटिस है। इंपॉर्टेंट इसमें प्रॉपर्टीज़ ये है कि रेबीज़ वायरस जो है वो सिर्फ मेडिकली इंपॉर्टेंट मेंबर है रैबिडो वायरस फैमिली का। इसमें सिंगल स्ट्रैंड का ही RNA होता है जो कि बुलेट शेप के न्यूक्लियो कैप्सिड में क्लोज्ड होता है और ये लाइपोप्रोटीन के एनवेलप से सराउंड होता है। क्योंकि इसके RNA को नेगेटिव पोलैरिटी है तो वायरल में RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज मौजूद होगा। रेबीज़ वायरस सिंगल एंटीजेनिक टाइप होता है। एंटीजेनिसिटी इसके एनवेलप के ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक्स में मौजूद होती है। रेबीज़ को ब्रॉड होस्ट रेंज होती है, ये हर मैमल को इन्फेक्ट कर सकता है, लेकिन ओनली सर्टेन मैमल इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं ह्यूमंस के लिए। रेबीज़ की समरी ऑफ रेप्लिकेटिव साइकिल यूँ है कि ये वायरस जाके एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर होते हैं ऑन द सेल सरफेस वहाँ पे जाके अटैच हो जाता है। एंट्री के बाद सेल के अंदर वायरॉन का RNA पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है 5 मैसेंजर RNA जो कि कोड करती हैं वायरल प्रोटीन्स के लिए। रेप्लिकेशन ऑफ जीनोम के बाद वायरल RNA की बाय द वायरस इनकोडेड RNA पॉलीमरेज प्रोजेनी RNA असेंबल होंगे विथ वायरन प्रोटीन्स टू फॉर्म द न्यूक्लियो कैप्सिड और इन्वेलप एक्वायर हो जाता है एज द वायरन बर्ड्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अभी हम ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी देखें तो ये वायरस जो है ना बाइट ऑफ द रैबिड एनिमल से ट्रांसमिट होता है, जो मैनिफेस्ट करता है एग्रेसिव और बाइटिंग बिहेवियर इंड्यूस्ड बाय द वायरल इंसेफेलाइटिस। वायरस सलाइवा में ऑफ द रैबिड एनिमल में होता है। US में ट्रांसमिशन ज़्यादातर होती है बाइट वाइल्ड एनिमल्स से, जैसे कि स्कंक्स, रैकून और बैट्स। डॉग्स और कैट्स फ्रीक्वेंटली इम्यूनाइज्ड होती हैं और इसलिए ये रेयर सोर्स हैं ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्शन। ये है स्कंक, इससे भी रेबीज़ ट्रांसमिट होती है। रिसेंट ईयर में बैट्स जो है वो भी सोर्स है मोस्ट केसेस ऑफ ह्यूमन रेबीज़ के US में। रोडेंट्स और रैबिट्स जो है नहीं ट्रांसमिट करते रेबीज़ को। ह्यूमन रेबीज़ होता है US में उन लोगों में जो कि बाइट नहीं होते, सो कॉल्ड नॉन बाइट एक्सपोजर्स, उनमें भी होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल इसकी है ट्रांसमिशन एक्सपोजर टू द एरोसोल बैट की सिक्रीशंस का जिसमें रेबीज़ वायरस मौजूद हो।
अनदर एग्जांपल है ट्रांसमिशन ट्रांसप्लांट्स में ऑफ द कॉर्नियाज टेकन फ्रॉम द पेशेंट जो मर चुके हों अनडायग्नोज्ड रेबीज़ के साथ। यूएस में फ्यूअर देन 10 केसेस रेबीज़ के हर साल होते हैं, ज़्यादातर इम्पोर्टेड। जहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे 100 ऑफ केसेस होते हैं क्योंकि रैबिड डॉग्स की वजह से। 2007 में यूएस ने डिक्लेयर किया कैनाइन रेबीज़ फ्री, द रिजल्ट ऑफ द वाइड स्प्रेड इम्यूनाइजेशन ऑफ द डॉग। तो ये इन्होंने कैंपेन चलाई थी। वर्ल्ड वाइड अप्रोक्सीमेटली 50,000 लोग मर गए रेबीज़ के, हर साल मरते हैं। कंट्री ऑफ ओरिजिन जो है और रेजर्वायर ऑफ स्ट्रेन ऑफ द रेबीज़ वायरस कैन ऑफन बी आइडेंटिफाइड बाय डिटरमाइनिंग द बेस सीक्वेंस ऑफ द जीनोम आरएनए। फॉर एग्जांपल जो पर्सन डेवलप करता है क्लिनिकल रेबीज़ यूएस में, लेकिन सीक्वेंस ही जीनोम के आरएनए की रिवील करती है कि वायरस मैक्सिकन स्ट्रेन है। ये लेटर डिस्कवर हुआ कि मैन जो है वो बाइट हो जाते हैं बाय अ डॉग वाइल इन द मैक्सिको 7 मंथ अर्लियर। रेबीज़ की पैथोजेनेसिस और इम्यूनिटी यूँ है कि वायरस मल्टीप्लाई करता है लोकली बाइट की साइट पे और इनफेक्ट सेंसरी न्यूरॉन्स को करता है, असल में सेंसरी न्यूरॉन्स को, और फिर मूव करता है एक्सोनल ट्रांसपोर्ट के साथ की मदद से सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इस ट्रांसपोर्ट के दौरान नर्व में वायरस शेल्टर हो जाता है फ्रॉम द इम्यून सिस्टम एंड लिटिल इफ़ एनी इम्यून रिस्पॉन्स अकर। फिर वायरस मल्टीप्लाई करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और फिर वहाँ से ये ट्रैवल करता है डाउन द पेरिफेरल नर्व्स टू द सिलाइवरी ग्लैंड्स एंड द अदर ऑर्गन्स। सिलाइवरी ग्लैंड में से ये एंटर करेगा सिलाइवा में और फिर बाइट में ट्रांसमिट होता है। इसकी कोई भी वायरेमिक स्टेज नहीं होता। विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंसेफेलाइटिस हो जाती है विद द डेथ ऑफ द न्यूरॉन्स एंड डीमाइलिनेशन। इन्फेक्टेड न्यूरॉन्स में यूजिनोफिलिक साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होती है जिसको नेग्री बॉडी कहा जाता है। जो इम्पोर्टेंट इसमें लैब डायग्नोसिस होती है रेबीज़ में, ये होती हैं नेग्री बॉडीज़, ये डायग्नोस्टिक होती हैं इम्पोर्टेंट, ये इस तरह की। क्योंकि सो फ्यू इंडिविजुअल जो है वो सर्वाइव करते हैं रेबीज़ को, देयर इज़ नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द इम्यूनिटी टू डिजीज़ अपॉन बीइंग बाइटन अगेन। ये देखिए रेबीज़ वायरस में नेगरी बॉडी एरो पॉइंट कर रही है इस नेगरी बॉडी की तरफ जो इंक्लूजन है साइटोप्लाज्म में किसी इन्फेक्टेड न्यूरॉन में। इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग हमें यूँ मिलती है कि इंक्यूबेशन पीरियड इसका वेरी करता है लोकेशन ऑफ द बाइट के हिसाब से। ये इतना छोटा हो सकता है कि 2 हफ्तों तक या फिर 16 हफ्तों तक या लॉन्गर। जब शॉर्टर होता है ये जब बाइट सस्टेन हो हेड में रादर देन लेग्स में, क्योंकि वायरस को शॉर्टर डिस्टेंस चाहिए होता है टू ट्रैवल टू रीच द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हेड में, इसीलिए हेड में छोटा होता है। क्लिनिकली पेशेंट एग्जिबिट कर रहा होता है प्रोड्रोम और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम, जैसे कि उसको फीवर हो रहा होता है, एनोरेक्सिया और चेंजेस आते हैं सेंसेशन में इन द बाइट साइट जिसको पैरेस्थीसिया कहा गया है। आफ्टर द प्रोड्रोम रेबीज़ मैनिफेस्ट होता है आइदर एज 2 फॉर्म, एक फ्यूरियस है जिसमें इंसेफेलिटिक, दूसरी डम्ब है जो पैरालाइटिक है। फ्यूरियस फॉर्म जो है वो होती है 80% ऑफ द केसेस में। फ्यूरियस फॉर्म में एजिटेशन हो रही होती है, गुस्सा आता है, डिलीरियम, सीजर्स भी आ रहे होते हैं, हो पड़ रहे होते हैं। हाइड्रोफोबिया भी होता है, यानी पानी से उनको डर लग रहा होता है। हाइड्रोफोबिया एवर्जन होती है टू स्वेलोइंग द वाटर, क्योंकि पेनफुल स्पाज्म हो रहे होते हैं फेरिंजियल मसल के प्राइमरीली। इन कॉन्ट्रास्ट जो डम फॉर्म है उसमें ये सिम्टम नहीं होते, रादर स्पाइनल कोड जो है प्राइमरीली इसमें इन्वॉल्व होता है और असेंडिंग पैरालिसिस होती है डम में, असेंडिंग, ये याद रखिएगा। डेथ ऑलमोस्ट इनवेरिएबली होती है फॉलोइंग बोथ फॉर्म, लेकिन एडवेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम का फ्यू इंडिविजुअल हैव सर्वाइव्ड। लैब में ये डायग्नोस होता है कि रैपिड डायग्नोसिस इन्फेक्शन की जाती है इन द एनिमल। इस यूजुअली मेड बाय द एग्जामिनेशन ब्रेन टिश्यू की करते हैं या यूजिंग द PCR assay, फ्लोरोसेंट एंटीबॉडीज़ to rabies virus or histologic staining of the negri body in the cytoplasm of the hippocampal neurons. वायरस आइसोलेट किया जाता है फ्रॉम द एनिमल ब्रेन बाय ग्रोथ इन द सेल कल्चर, लेकिन ये लॉन्ग लेता है टाइम टू बी यूजफुल इन द डिसीजन वेदर टू गिव द वैक्सीन। रेबीज़ ह्यूमंस में डायग्नोज होती है PCR के assay के साथ बाय फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग बायोप्सी स्पेसिमेन की, जो कि स्किन ऑफ द नेक से लिया जाता है एंड हेयर लाइन, बाय आइसोलेशन ऑफ वायरस फ्रॉम द सोर्सेज जैसे सलाइवा, स्पाइनल फ्लूइड से या ब्रेन टिश्यू से, या एंटीबॉडी के टाइटर से भी हम कर सकते हैं। नेगरी बॉडी डेमोन्स्ट्रेट होती है इन द कॉर्नियल स्क्रैपिंग्स में इन द ऑटोप्सी स्पेसिमेन ऑफ द ब्रेन। ट्रीटमेंट हम इसमें कोई भी एंटीवायरल थेरेपी नहीं देते, रेबीज़ में सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। प्रिवेंशन हम कर सकते हैं, असल में US में जो है ना रेबीज़ वैक्सीन कंटेनिंग द इनएक्टिवेटेड वायरस
ग्रोन किया जाता है ह्यूमन डिप्लॉयड सेल्स में। वैक्सीन ग्रो की जाती है मंकी लंग सेल्स में या चिक एम्ब्रियो सेल्स में, ये भी अवेलेबल है। दूसरी कंट्रीज़ में डक एम्ब्रियो वैक्सीन भी है, वेरियस नर्व टिश्यू वैक्सीन भी अवेलेबल हैं। डक एम्ब्रियो वैक्सीन को लो इम्यूनोजेनिसिटी होती है और नर्व टिश्यू वैक्सीन कॉज कराती है एलर्जिक इंसेफेलोमाइलाइटिस एज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस रिएक्शन विद द ह्यूमन माइलिन। क्या करवाती हैं? एलर्जिक इंसेफेलोमाइलाइटिस। इस रीज़न के लिए ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन जो है वो प्रेफर की जाती है, क्योंकि देख रहे हैं आप डक वाली क्या करवा रही है, एलर्जिक इंसेफेलोमाइलाइटिस। दो अप्रोचेस हैं टू द प्रिवेंशन ऑफ द रेबीज इन द ह्यूमंस। एक प्री एक्सपोजर होता है और पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन। प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन रेबिक्स वैक्सीन से दी जाती है उन इंडिविजुअल्स में जो हाई रिस्क के ग्रुप होते हैं, जैसे वेटरिनेरियन, जू कीपर्स को, और जो ट्रैवलर कर रहे होते हैं इंडेमिक हाइपर इंडेमिक इन्फेक्शन में, जैसे पीस क्रॉप मेंबर। प्री एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन में 3 डोज दिए जाते हैं, डे 0, 7 एंड 21 या 28 पे। इसके अलावा बूस्टर डोज भी दिए जाते हैं टू मेंटेन द एंटीबॉडी टाइटर ऑफ 1:5। रेबीज़ की वैक्सीन रूटीनली पोस्ट एक्सपोजर में भी यूज़ की जाती है। आफ्टर पर्सन जो है ना एक्सपोज हो गया वायरस को किसी एनिमल की बाइट से, लॉन्ग इंक्यूबेशन पीरियड डिजीज़ का अलो करता है वायरस इन द वैक्सीन सफिशिएंट टाइम टू इंड्यूस प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। पोस्ट एक्सपोजर जो इम्यूनाइजेशन है वो इन्वॉल्व करती है यूज़ दोनों का, वैक्सीन का भी और ह्यूमन रेबीज़ इम्यून ग्लोबुलिन भी। ये RIGs होती हैं, रेबीज़ इम्यून ग्लोबुलिन, जो कि हाइपर इम्यूनाइज पर्सन से हम यूज़ करते हैं। प्लस इमीडिएट क्लीनिंग करनी चाहिए वोंड की। ये एग्जांपल है पैसिव एक्टिव इम्यूनाइजेशन की। टेटनस इम्यूनाइजेशन भी कंसीडर करनी चाहिए। डिसीजन टू गिव द पोस्ट एक्सपोजर इम्यूनाइजेशन वो डिपेंड करता है वैरायटी ऑफ फैक्टर पे। जैसे एक तो टाइप ऑफ एनिमल, सारे वाइल्ड एनिमल अटैक करें, उनका अटैक जो है डिमांड करता है इम्यूनाइजेशन वाइल्ड एनिमल्स का। नंबर 2, वेदर अटैक डोमेस्टिक एनिमल से हुआ या एनिमल प्रोवोक किया गया, वेदर एनिमल इम्यूनाइज एडिक्वेटली था एंड वेदर एनिमल अवेलेबल था टू बी ऑब्जर्व्ड। और तीसरा ये कि वेदर रेबीज़ इंडेमिक है इन द एरिया। एडवाइस लोकल पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल की शुड बी सॉट। हॉस्पिटल पर्सनल जो एक्सपोज होते हैं पेशेंट